हाँ कर लो। नमस्कार साथियों, दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। सीईटी का पेपर हुआ है आज और चर्चा करते हैं आज सीईटी के पेपर के बारे में। राजस्थान सीईटी के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सीईटी में टीईसी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। टीईसी बोले तो द इंजीनियर्स क्लासेज, सारे क्वेश्चन एज इट इज यूक्यूआई क्लास नोट से। बहुत अच्छा पेपर रहा है बच्चों का। तो अपने यहाँ जो सीईटी में क्वेश्चन आए उनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अभी मैंने कल परसों 1857 क्रांति एकीकरण के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि ये जो लाइव क्लास है एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो। चिराग पटेल सर नमस्ते नमस्ते। अभी 2-3 रोज पहले 1857 की क्रांति अपन ने पढ़ी थी और 1857 की क्रांति में मैंने विशेषकर एक ट्रिक भी बताई थी राज प्रमुख ही, कि पहले से 1 से 4 चरण तक हमको राज प्रमुख को याद रखना है, प्रधानमंत्री, उद्घाटन करता। तो उसमें राज प्रमुख पूछा वृहत राजस्थान का, चौथे चरण का राज प्रमुख कौन था सीईटी के एग्जाम में। मतलब क्लास नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, ऑफलाइन क्लास से और ऑनलाइन क्लास की जो टेस्ट सीरीज है उससे भी बाहर नहीं है। इसलिए अपना स्थान आगामी भर्तियों के लिए सुनिश्चित करने के लिए टीईसी को ज्वाइन कीजिए। आपकी सेवा में समर्पित टीईसी एकमात्र संस्थान है जो बच्चों को एनी टाइम 24 आवर्स 24 घंटे समर्पित रहता है। अपने यहाँ चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। इसमें ये पूछा है कि बीकानेर जिला जो राजस्थान का एक जिला है, इसमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। सभी को नमस्कार, नमस्कार भाइयों, सभी को नमस्कार। बीकानेर जिला, देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन राजस्थान की नदियों से क्वेश्चन आया। पहला ही क्वेश्चन है, बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो साथियों, इसमें राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो बीकानेर व दूसरा चूरू। बीकानेर व चूरू ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें से किसी प्रकार की कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई नदी नहीं, कांतली, मेंथा और गग्गर। तो इसमें से आंसर क्या आएगा? कोई नहीं। बीकानेर जिले से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। यस, कुछ बच्चों ने अच्छा जवाब दिया, प्रयास कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आ गया अपना गुरुजी, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। अभी 5-7 दिन पहले अपनी ऑफलाइन क्लास चली थी, उस क्लास में मैंने एक ट्रिक्स भी बताई थी और देवियों की ट्रिक्स बताई थी। शीला आजा घेवर खाजा, शीला आजा घेवर खाजा, ये ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको। शीला का मतलब शीला, आ का मतलब आमेर। शीला माता का मंदिर कहां पर है? आमेर। घेवर का मतलब घेवर और रे का मतलब राजसमंद। राजसमंद, कौन सा संबंध? राजसमंद। तो घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद। ये ट्रिक्स मैं अक्सर क्लास में बताता हूं। इसमें देखो, शीला माता का मंदिर कहां है? आमेर। मानसिंह प्रथम, इस माता के मंदिर का जो निर्माण था वो मानसिंह प्रथम ने करवाया था। अर्थात मानसिंह प्रथम
बंगाल सैनिक अभियान पे जाता है। बंगाल सैनिक अभियान पर, कौन से अभियान पे जाता है? बंगाल सैनिक अभियान पे जाता है और वहां के राजा केदार कायस्थ को, किसको? केदार कायस्थ को पराजित करके और वहां से शीला माता की मूर्ति लाता है और अपने आमेर के राजभवनों में स्थापित करवाता है। तो शीला माता आमेर, शीला आजा। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन, कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, भैरानगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आमेर। यस, बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया है, सभी बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। बी 2 बहुत अच्छा जवाब दिया। नीतू मीना, नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो शीला देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है? आमेर में। आमेर का जो किला है वहां पर शीला माता स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अपने एक भी नोट्स क्लास से बाहर नहीं है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो जुड़े हुए भी हैं, वो भी बता देंगे इनको कि सर ने बिल्कुल पढ़ाया क्लास के अंदर, और मैंने ये सारे के सारे क्लास के अंदर पढ़ाए ही ये क्वेश्चन है। जो कुछ टॉपिक जो चल रहे हैं, जो टॉपिक हो गए उन टॉपिक के बाहर एक क्वेश्चन नहीं गए। हाँ जी, बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये आया है सीईटी के एग्जाम में। कोटा बूंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? जवाब दीजिए इसका। बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो 4 ऑप्शन है, देखो, ब्रज, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। इसका आंसर आएगा दोस्तों हाड़ौती। हाड़ौती। हाड़ौती भाषा कहां कहां बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली। और ये पूछा है कि कोटा व बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कोटा बूंदी में कौन सी बोली? यस, हाड़ौती। बच्चों के बहुत शानदार जवाब आ रहे। हाँ जी, डी आंसर, डी डी डी, बहुत अच्छा, 4 डी जी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा? हाड़ौती क्षेत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, अग्नि नृत्य, ये मैंने राजस्थान के लोक नृत्य जब आपने पढ़े थे तो राजस्थान के लोक नृत्य में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में हमने संत और संप्रदाय पढ़े, तो संत और संप्रदाय में मैंने आपको बताया था। जवाब दीजिए इसका, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत शानदार जवाब है बच्चों का, बहुत ही अच्छा जवाब है, शाबाश। यस, देखो इसमें आंसर आएगा जसनाती सिद्ध पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? जसनाती सिद्ध पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान माना जाता है कतरियासर, बीकानेर को। कतरियासर बीकानेर को, कतरियासर बीकानेर को अग्नि नृत्य का उद्गम स्थान माना जाता है। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं, मतलब आग के जो गोले होते हैं, धधकते गोले, उनके ऊपर इस नृत्य को करते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। बाकी डिटेल तो मैंने क्लास में आपको बता दी थी सारी इसकी। तो अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा। यस, बच्चों के बहुत शानदार जवाब आ रहे। हाँ जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? ये
ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। राजस्थान के लोक देवता जब हम पढ़े थे, ऑफलाइन क्लास वाले जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? और जब मैंने क्लास पढ़ाई उस समय मैं बार बार कहता था बच्चों को कि सांपों का देवता व नागों का देवता, इन दो को याद रखना है। नागों का देवता तेजा जी को माना जाता है और सांपों का देवता गोगा जी को माना जाता है। यस, बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया। सांपों का देवता किसको कहा जाता है? गोगा जी को। बोलो गोगा जी महाराज की जय। तो गोगा जी के बारे में हमने कहानी पढ़ी, 2 दिन तक लगातार क्लास में गोगा जी चला था। गोगा जी के बारे में, इसकी माता बाचल थी, पिता जेवर जवाहर सिंह थे, 47 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र केशर कुंवर थे, 60 भतीजे थे, महमूदगंज ने विशेष युद्ध लड़ा, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से डिटेल से क्लास में पढ़ाई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? तो सांपों से संबंधित कौन सा देवता है यहाँ? गोगा जी। यस, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास में बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? मतलब नहीं होता, नहीं हुआ। कालीबंगा सभ्यता है इसका आंसर। कालीबंगा सभ्यता में आवास में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, और कच्ची ईंटें हैं या जो कच्ची ईंटें हैं वो गारा की श्रेणी में आती हैं। गारा जो अपन बोलते हैं मिट्टी, तो मिट्टी के बने हुए हैं। यस, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जोधपुर का बादला, जवाब दीजिए इसका। जोधपुर का बादला निम्न में से क्या है? पोमचा है, या लकड़ी का मंदिर है, या जस्ते से बना पानी का पात्र है, या जरी की साड़ी है? जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यस, दीपक कुमार सी, नीतू मीना सी, बहुत अच्छा शानदार जवाब आया आप लोगों का। और बच्चे दीजिए, मनीष सी, पूजा बैरवा सी, माँ का लाडला ए, राजकुमार सी, मनीष सी, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं बच्चे लोग हैं जो, बहुत अच्छा। और जवाब दीजिए, महेंद्र सिंह चौधरी ए। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को पता लगे, क्योंकि अभी कल का भी है सीईटी का एग्जाम, आज सेकंड पारी में भी है सीईटी का, तो बच्चों को पता लगे कि भाई वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार बच्चे कम से कम उसको प्रूफ रीडिंग कर सके। जस्ते से बना पानी का पात्र, नीतू मीना जोरवाल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यस, इसका आंसर क्या आएगा? 3 नंबर, जस्ते से बना पानी का पात्र। किसका पात्र? पानी का पात्र। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, ये जस्ता बोले तो जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। जस्ते या जिंक से निर्मित पानी की बोतल है, जिसमें पानी को जैसा डालोगे आप वैसा पानी रहेगा, मोस्टली ठंडा पानी रहता है इसमें। तो ये मारवाड़ जोधपुर में अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। जो भेड़ बकरे चराने वाले जो लोग होते हैं उनके पास में आपको देखने का मिल जाएगा। ये अपने यहाँ भी मारवाड़ के जो लोग आते हैं जोधपुर के भेड़ बकरे चराने, उनके पास में आपको ये देखने का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? ये ऑनलाइन जो बच्चे हैं इनको मैंने कल लिखवाया था क्वेश्चन। अरे ये ऑनलाइन जो बच्चे हैं ये जवाब दो इसका। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? जो ऑफलाइन क्लास वाले जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन में हैं वो बच्चे जवाब दो, कल मैंने इस क्वेश्चन को आपको क्लास में लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? जवाब दीजिए बच्चे लोगों, जवाब दो इसका।
ऑफलाइन क्लास वाले जो बच्चे कल सीटी के बैच में आए थे 1 से 2 वाली क्लास में, उन बच्चों को मैंने क्लास में इस क्वेश्चन को लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाँ या ना का जवाब दीजिए। हाँ या ना का जवाब दीजिए बच्चे। हाँ, वो आंसर तो आपका सही है, लेकिन ऑफलाइन क्लास वाले जो बच्चे हैं वो जवाब दो इसका कि मैंने कल क्वेश्चन जो लिखवाए थे क्लास के अंदर, मैं प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लिखवाता हूं। चिराग पटेल हाँ सर। रतिराम गुजर हाँ सर। ये मैंने कल ही लिखवाया था क्लास के अंदर आपको ये क्वेश्चन। दीपक कुमार बोल रहा है हाँ सर लिखवाया था। भविष्य का ALP हाँ सर लिखवाया था। रतिराम गुजर हाँ सर। देखो, किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। ये ट्रेंच आयोग का गठन कल भी मैंने क्लास में लिखवाया था, ऑफलाइन क्लास में, कि ये क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो किसान बेंगू जो आंदोलन है, उस बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। शुरुआत हुई थी इसकी 1921 में। इसका नेतृत्व करता था रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी शुरुआत में इस किसान आंदोलन की बागडोर इन्हीं ने संभाली थी, नेतृत्व करता। लेकिन सम टाइम बाद में इससे एक व्यक्ति और जुड़ गया था, उसका नाम था विजय सिंह पथिक। कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि यह सर्वाधिक बेगार प्रथा से ग्रसित था। कौन सी प्रथा से? बेगार प्रथा से सर्वाधिक ग्रसित जो क्षेत्र था वो था बेंगू। और बेंगू के जो किसान थे, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर, कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू के किसानों ने आंदोलन किया था। बेंगू ठिकाना सर्वाधिक बेगार प्रथा से ग्रसित था। चिराग पटेल सर कल ही लिखवाया था आपने। हाँ बिल्कुल। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको यूक्यू एज इट इज करवाए हैं। और देखो, मेन तो ये है, मैं क्लास में भी अक्सर बोलता रहता हूं कि क्वेश्चन आप कोई सी किताब पढ़ोगे, क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। लेकिन बात ये है, सर पेन का कलर चेंज करो, ठीक है अभी कर देता हूं पेन का कलर। लेकिन बात ये है कि हमारे बच्चे सही कैसे करें। हम सिलेक्शन के लिए कार्य करते हैं, क्वेश्चन तो सबको मिल जाएंगे, लेकिन हमारा बच्चा सही कैसे करे उसको, मेन ये है। और जब अपना बच्चा उसको सही करने लग जाए क्वेश्चन को, तब समझ लेना देन यू ए बेटर टीचर। आप अच्छे टीचर तभी हो जब आपका बच्चा क्वेश्चनों का जवाब दे। अब ये CET का पेपर है और मुझे खुशी हो रही है इस बात की बहुत ज्यादा कि आप धड़ाधड़ तरीके से जवाब दे रहे हो, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिए सारे हैं और आप इसके सही जवाब दे रहे हो। काश ये पेपर CET का अगर आपका होता, और कुछ बच्चों का है भी इसमें, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी है। जिन बच्चों का था वो बच्चे 100% CET क्लियर करके आएंगे, CET क्वालिफाई होगा उनका। सर हमको तो इंडिया GK पढ़ा रहे हैं आप। हाँ भाई साहब, भारत के इतिहास भी पढ़ाता हूँ मैं, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आप रेलवे वाले हो, रेलवे वाले बच्चों में अपने भारत का इतिहास चल रहा है। बाकी CET वाले जो बच्चे हैं उनके राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पढ़ाता हूँ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, तारकसी के आभूषण, तारकसी के जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि तारकसी क्या है। तारकसी चांदी की पतली परत के आभूषण होते हैं। किसके? चांदी के पतली परत के आभूषण, पतली परत के आभूषण जिनको क्या कहते हैं? तारकसी। क्या कहते हैं? तारकसी। चांदी के पतली परत के आभूषणों को क्या कहते हैं? तारकसी। और ये तारकसी की जो जेवर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है?
नाथ द्वारा राज संबंध की। कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों ने। नाथ द्वारा बी नाथ द्वारा, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा जवाब दिया। पूजा भैरवा बी, शाबाश। हाँ, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो, ये अभी मैंने 4 दिन पहले ही YouTube चैनल पर अपना वीडियो डाला पड़ा है। 1857 की क्रांति का डाला पड़ा है एक तो, और एक राजस्थान के एकीकरण का डाला पड़ा है। राजस्थान के एकीकरण में मैंने आपसे पहले कहा था कि उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख, इनको आपको याद रखना है। और मैं यही पूछ लिया आपसे, राज प्रमुख। और राज प्रमुख में मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी उसमें, और वो जो ट्रिक्स बताई थी उस ट्रिक्स, हाँ उस ट्रिक को बताइए आप लोग, कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको? राज प्रमुख की ट्रिक। अरे राक्षसो, राज प्रमुख ऊबी भूमि, ये ट्रिक बताई थी मैंने राज प्रमुख के लिए आपको। राज प्रमुख के लिए कौन सी ट्रिक बताई थी? ऊबी भूमि। और इसमें देखो, वृहद राजस्थान के राज प्रमुख किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान। कौन सा? वृहद राजस्थान। वृहद का मतलब कौन सा चरण है ये? चौथा चरण। कौन सा चरण है? चौथा चरण। ये पहले चरण का उदयभान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भोपाल सिंह और चौथे का सवाई मान सिंह। चौथे चरण का कौन है? सवाई मान सिंह। और चौथे चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। तो आंसर क्या आएगा? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। यस, जिन बच्चों ने क्लास ली है ऑफलाइन मोड पे, और जो यहाँ जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली थी उस दिन, उन बच्चों का बहुत शानदार जवाब आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? महाराजा सवाई मान सिंह। क्या आएगा? महाराजा सवाई मान सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? राजस्थान का पहला कोयला आधारित, राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा है ये, भारत का भी है। कौन सा है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, जो राजस्थान का पहला, किसका? राजस्थान का पहला कोयला आधारित। कौन सा आधारित? कोयला आधारित। कौन सा आधारित? कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र है। यस, बहुत शानदार जवाब दिया। चिराग पटेल बी, दीपक कुमार बी, नीतू मीणा भी बहुत अच्छा, राधा जाटव भी, पूजा बैरवा भी, बहुत शानदार जवाब दिया आप लोगों ने। दिल खुश कर दिया आपने, दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हालांकि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता, पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो खैर बता ही सकता हूं मैं। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी, सुनो एक मिनट। इसमें यस, बच्चों के आंसर है जो सही आ रहे हैं, लेकिन चिराग पटेल जी आपने आंसर गलत दे दिया इसका, दोबारा से इसके ऊपर विचार कीजिए। दीपक कुमार आपने आंसर गलत दिया है। रवि मुईवाल घर, सर घबराओ मत, मैं नहीं घबराता, मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। राठौड़ गुजर, विक्रम सिंह गुजर, मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। क्या क्या लिख देते हो तुम भी। हाँ जी,
देखो, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इन चोटियों को एग्जामिनर हर एग्जाम में पूछता है। आज मैं आपको वो मूल मंत्र दे के जाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्ते तक याद रखेंगे उसको, अपने बच्चों को भी सिखाना उसको, अपनी दूसरी पीढ़ी में जनरेट करना उसको। देखो, गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से जरा आशा रखो। गु यानी गुरु शिखर, कौन सी चोटी? गुरु शिखर। से यानी शेर, जय यानी जरगा, रा यानी रागा, ए यानी अचलगढ़, खो यानी खोदरीवा, अब देखो इसमें क्या पूछा है, दूसरे नंबर की, पहला नंबर की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दूसरा नंबर कौन सी होगी? शेर। और ये पूछा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये लो शेरगढ़। आंसर क्या आएगा इसका? शेरगढ़। याद रखना है, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु यानी गुरु शिखर, शे यानी शेर, जैन दरगाह, रागा, आ यानी अचलगढ़, और खो यानी खोदरीवा। ये क्रम से सबसे ऊंची, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये चोटियां हैं। इस ट्रिक्स को याद रखना आपको। यस, बहुत शानदार जवाब दिया। उसके बाद में अगला जवाब, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? ये राजस्थान की चित्र शैली पढ़ाई जब मैंने आपको बताया था इसको। यस, बहुत शानदार। बच्चे जवाब दीजिए इसका, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर। इसको बनी ठनी चित्र शैली भी कहते हैं, इसको बनी ठनी चित्र शैली भी कहते हैं। और इस चित्र शैली का जो सर्वाधिक कार्य हुआ वो हुआ सावंत सिंह के समय में, महाराज सावंत सिंह के समय में। सावंत सिंह को नागरी दास भी कहते हैं। कौन सा दास? नागरी दास भी कहते हैं। तो यहां ऑप्शन में देखिए जी, मोनालिसा भी है, बिल्कुल सही बात है, मोनालिसा भी है। इसको देखिए आप, आंसर हाँ जी सर मैंने सही बताया है, सी बिल्कुल। अच्छा, वो पिछले का बताया आपने, हाँ सी। इसका बताओ, नीतू ए, राधा जाटव ए। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों ने इसका। दीपक कुमार ए, शानदार। पूजा बैरवा ए। यस, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सावंत सिंह, नागरी दास। सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। बड़े ठड़ी चित्र शैली, इसमें चांदनी रात में संगोष्ठी, कमल से भरे हुए सरोवर और नारी के अंगों का नुकीलापन ये दर्शाया गया है किशनगढ़ चित्र शैली में। वो सारी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी समझाया था। यस, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? जवाब दीजिए इसका, नागौर जिले में। यस, सचिन कुमार बैरवा का जवाब बिल्कुल करेक्ट आया, एकदम सही राइट आंसर दिया इसने। मनीष कुमार का शानदार जवाब है। और बच्चे जवाब दीजिए। राजकुमार सही है, बिल्कुल राइट। दीपक प्रजापत बिल्कुल राइट। सचिन बैरवा बिल्कुल गलत है, सचिन। रवि बिल्कुल सही है, दीपक सही है, राधा सही है, चिराग
सही है एकदम बिल्कुल। दीपक प्रजापति बिल्कुल सही है। विजय बी, ये बी वाले जो बच्चे गलत बता रहे, विजय प्रजापति ए यस। इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेवासा, क्योंकि रेवासा कहां पर है? ये जगह सीकर में। रेवासा कहां पर है? सीकर में। ये भी ज्योग्राफी का है, लेकिन इसकी भी मैं आपको ऐसा मूल मंत्र देता हूं, ऐसे ट्रिक्स देता हूं जो आप जिंदगी में नहीं भूल सकते, और अगर आप भूलना भी चाहो तो भी नहीं भूल सकते, और हिम्मत है तो भूल के दिखाओ। खारे पानी की झीलें, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये ट्रिक याद रखनी है आपको। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े ने। सा यानी सामर झील, डी यानी डीडवाना झील, का यानी कावोद, पे यानी पंचपदरा, लू यानी लूणकरणसर, कु यानी कुचामन, ता यानी ताल छापर, फे यानी फलोदी, और डे यानी डेगाना, और रे यानी रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर और डीडवाना नागौर। ये देख लो, ये नागौर की लो, डीडवाना, डेगाना लो, कुचामन लो, रेवासा कहां पर है? सीकर में। तो ये आपको याद रखनी है, ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा का मतलब सामर, डी का डीडवाना, का कावोद, पे का पंचपंद्रा, लू का लूणकरणसर, लू का लूणकरणसर, यस लू का लूणकरणसर, कू का कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा। ये सारी सारी कैसी है? खारे पानी की झीलें हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रही, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इसको आप। ओके दोस्तों, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रही। उसके बाद में आगे देखते हैं। जोधपुर का जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के जसवंत थड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसे। और ये कहां पर है? मारवाड़ में। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। मारवाड़ बोले तो जोधपुर। और इसका जो निर्माण था वो किसने कराया? महाराज सरदार सिंह ने। किसने करवाया इसका निर्माण? महाराज सरदार सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। यस, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए। देखो, अगर ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध जो कलाकार है उसके बारे में अगर बात करें तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री बोलते हैं। ब्लू पोट्री क्या होती है? ब्लू पोट्री होती है चीनी मिट्टी के बर्तन। किसके बर्तन? चीनी मिट्टी के बर्तनों को, जिसमें हम अचार मुरब्बा ये रखते हैं, उन बर्तनों को, चीनी मिट्टी के बर्तनों को ब्लू पोट्री बोलते हैं। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार था ये कृपाल सिंह था। मान सिंह लाहौर से लेके आया था ये इस कला को, वो तो उसमें पढ़ लेंगे क्लास में। लेकिन ये जो शिल्पकार दिए हैं ये, इनमें कृपाल सिंह तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब इनमें आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नरोत्तम जांगिड़। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए। नरोत्तम जांगिड़ इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन, महाराजा श्री उम्मेद मिल राजस्थान में कहाँ स्थित है? उम्मेद मिल पाली में है। उम्मेद मिल कहाँ पर है? पाली में। महाराजा उम्मेद मिल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पाली में है। उम्मेद मिल कहाँ पर है? पाली में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को आधिपत्य से भी मुक्ति दिलवाई। मतलब अरबों के ऊपर अंकुश लगाया, लेकिन जिन अरबों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था उनको भी मुक्त करवाया इसने। जवाब दीजिए इसका, बच्चे लोगों जवाब दीजिए। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नागभट्ट। क्या आएगा? नागभट्ट सैकिंग। ये प्रतिहार वंश का था। कौन से वंश का? प्रतिहार वंश का नागभट्ट था, जिसने अरबों की शक्ति के ऊपर अंकुश लगाया और अरबों ने जिन क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था उनको भी मुक्त करवाया। उसके बाद में निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी। जवाब दीजिए इसका, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी। ये मैंने कल परसों की क्लास में बताया था कि यह वाद्य यंत्र युद्ध के समय बजाया जाता है। युद्ध के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर भी बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा भेरी कहा जाता है उसको? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए इसका, इसका राइट आंसर आएगा बांकिया। बांकिया भेरीनुमा वाद्य यंत्र होता है जिसे भेरी भी कहा जाता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चित्रांग मौर्य ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, जो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम, संगम बोलते हैं जहां दो नदियां आकर मिलती हो या तीन नदी आकर मिलती हो, उस मिलने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संगम। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया। डी आंसर दिया है बच्चों ने। चिराग पटेल, दीपक, शाबाश, पूजा बहरवा, डी बहुत अच्छा शानदार जवाब दिया इन लोगों ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखने लायक भी है और पढ़ने लायक भी है। कौन सा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसी एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? इसका उत्तरदायित्व संभाला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली ने। इसका आंसर क्या आएगा? 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है ये तो। डूंगरपुर बांसवाड़ा से
कौन सी कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश वाली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख जो केंद्र है वो केंद्र, अब ये कल नहीं लिखवाया ये क्वेश्चन मैंने, कल जो बच्चे थे वो जिन्होंने ऑफलाइन क्लास ली थी कल बच्चे, जवाब दो इसका। कल वाले जो बच्चे थे जवाब दो इसका। कल जो बच्चे थे उन्होंने जो क्लास ली थी, पहले तो ये बताओ ये मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र, कल ऑफलाइन क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को लिखवाया था गोविंद गिरी वाले को। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे बताओ इसको मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, यस या नो, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चे लोगों, जवाब दो इसका। चिराग पटेल हाँ सर। पूजा बैरवा नो, पूजा आई ना होगी बेटा तू क्लास में। चिराग पटेल डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया चिराग पटेल, क्योंकि कल मैंने लिखवाया था इसको क्लास में। बेड़सा, इसका आंसर क्या आएगा, बेड़सा, डी। क्या आंसर आएगा इसका, डी आंसर है इसका, बेड़सा। कल ही करवाया मैंने गोविंद गिरी का। अब आप क्लास ऑफलाइन क्लास में नहीं आए तब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कल करवाया था, आपको लिखवाया था क्लास के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। बहुत बार जिंदगी हो गया को जवाब देता देता 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पुराना क्वेश्चन है, हमेशा ये रहे या न तो बढ़े न घटे। और लास्ट अगला ये देख लो, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। राजस्थान का रंगीन मेला बोले तो पुष्कर। पुष्कर जो मेला था ये राजस्थान में अजमेर जिले में लगता है। पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है, अजमेर में। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। और कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का क्या होता है, आयोजन। बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया, मैं भी खुश हूं इस चीज से कि आप लोगों ने जवाब दिया। और मैंने जो मेहनत करवाई उस मेहनत का मुझे फल मिला। और वो फल किस रूप में मिला कि आपने मेरे सब्जेक्ट में, जो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री कल्चर का, इसमें आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कार्ड दिया है। बाकी आशा भी है, उम्मीद है कि और भी जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों में आपने अच्छा ही रेस्पॉन्स कार्ड दिया होगा। तो ये मेरे पढ़ाए हुए थे, क्लास के अंदर पढ़ाए सारे एज इट इज यूक्यू। अब आपको खुद को इस चीज का पता होगा कि क्लास नोट से एक भी रजिस्टर बाहर नहीं गया, एक भी रजिस्टर से बाहर नहीं गया। सारे क्वेश्चन यूक्यू एज इट इज यूक्यू आए क्लास के अंदर से। तो साथियों यूं ही प्यार बनाए रखना और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए और अपने यहाँ पढ़ाई का आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, जुड़िए हमारे साथ में, ताकि आप लोग एक अच्छे गंतव्य मार्ग पर, जिस मार्ग के आप तलाश कर रहे हो उस मार्ग के ऊपर आप बने रहे। ये आपने सीईटी पहली पारी का जो पेपर था उस पेपर का हल करवाया गया है। सेकंड पारी का पेपर चल रहा है, अभी देखते हैं 5-5:30 बजे के लगभग छूटेंगे वो। तो सेकंड पारी का पेपर है, उसको भी सोल्व करवाया जाएगा, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। उसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पर इतना जरूर है कि क्वेश्चन क्लास नोट से उस समय बाहर नहीं जाने दूंगा। पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं, जो पढ़ा दिया क्वेश्चन वहीं से आएगा।
रैंकर्स गुरुकुल फैन क्लब कह रहे गुरु जी एक शायरी हो जाए। अच्छा शायरी हो जाए, चलो शायरी दे देते। शायरी कौन सी दे यार शायरी यार, चलो याद करता हूं कोई बढ़िया सी शायरी। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो उसे कयामत तक जुदा ना करे। माना कोई मरता नहीं जुदाई में, माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन अकेला जी भी कहां पाता है तनाई में। तो आज के लिए अपना इतना ही है। ये सीटी का पेपर था जो आया हुआ था, बाकी मिलते रहेंगे समय समय पर। अगला जो पेपर छूटेगा, वाह 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 वाह। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब सेकंड शिफ्ट का जो पेपर होगा सीटी का, उसका हल करेंगे, मैं यही हूं। जिन बच्चों को, हाँ एक और सूचना डाल देता हूं, जिन बच्चों का एग्जाम कल है, जिन बच्चों का, और उसको किसी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ कोचिंग पर बैठा हुआ हूँ अपने, यहाँ कोचिंग पर आके मुझसे संपर्क कर सकता है। अपनी समस्या का समाधान वो करना चाहे तो यहाँ आ सकता है। समस्या के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ। जिस भी बच्चे की अगर कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक में अपने राजस्थान जी के संबंधित, तो वो आकर मुझसे कंसल्ट कर सकता है, समझ सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी सेकंड जो शिफ्ट का पेपर होगा मिलते हैं, तब तक ब्रेक, चाय नाश्ता करते हैं, बैठते हैं ऑफिस में। आप भी आइए, चाय नाश्ता कीजिए, क्योंकि गर्मा गर्म चाय नाश्ते की व्यवस्था करवा दी है देवेंद्र सर ने। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।